जरा सोचिए, रात का वक्त है, एक बिल्कुल सुनसान सड़क, चारों तरफ घना कोहरा, और उस कोहरे में बस एक पुराने ढाबे की टिमटिमाती हुई लालटेन दिख रही है। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये मोक्ष की कहानी है। और ये वो अजीब सी चेतावनी है जो हमारे हीरो रमेश को मिलती है। रमेश शहर का एक पढ़ा लिखा आदमी, जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है और जिससे भरोसा है तो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पर। ये एक ऐसी चेतावनी थी जो उसकी उस रात को और शायद उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। हम मिलते हैं रमेश से, जो थका हुआ है पर उसे बस जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और दूसरी तरफ हैं रामू काका, उस पुराने से ढाबे के मालिक जिनकी बातों में एक अजीब सा वजन है, जैसे वो कोई गहरा राज जानते हों। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ है रमेश, जिसे अपने गूगल मैप्स पे पूरा भरोसा है, जो उसे 1 घंटे का शॉर्टकट दिखा रहा है। और दूसरी तरफ है रामू काका, जो उसे उस पीपल के पेड़ और चटिया मटिया के बारे में अजीब सी बातें बता रहे हैं। मतलब एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ है लोक कथा। एक तरफ मशीन और दूसरी तरफ रहस्य। रमेश उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, सोचता है कि शायद कोई लुटेरे होंगे। लेकिन तभी रामू काका कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब रमेश पूछता है कि ये चटिया और मटिया हैं कौन, तो वो बस इतना कहते हैं, बच्चे हैं, पिछले 50 सालों से बच्चे ही हैं। 50 साल! बस यही एक बात एक मामूली सी चेतावनी को बेहद खौफनाक बना देती है। रमेश इस चेतावनी को अनसुना कर देता है और अपनी गाड़ी को उस घने कोहरे में आगे बढ़ा देता है। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि उस रात के अंधेरे में क्या छिपा है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पहले तो कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। फिर अचानक बिना किसी वजह के उसकी कार का इंजन बंद पड़ जाता है। अब वो फंस चुका है एक सुनसान जगह पर। कोई और रास्ता ना देखकर रमेश अपनी टॉर्च निकालता है और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। रात का सन्नाटा जल्द ही टूट जाता है। पहले उसे पायल की एक हल्की सी छनछनाहट सुनाई देती है। वो रुकता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन गन्ने के खेतों की सिवा कुछ नहीं दिखता। और फिर एक तीखी गूंजती हुई हंसी हवा को चीर देती है, जिसके बाद एक छोटे लड़के की शरारती खिलखिलाहट भी सुनाई देती है। पूरा माहौल एक अनदेखे डर से भर जाता है। तेजी से चलते हुए धड़कते दिल के साथ रमेश आखिरकार उसी जगह पहुंचता है जिसके बारे में रामू काका ने उसे चेतावनी दी थी। एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़। चांदनी रात में उसकी उलझी हुई टहनियां ऐसी लग रही थीं मानो किसी बड़े से कंकाल की उंगलियां आसमान की तरफ इशारा कर रही हों। तभी उसकी टॉर्च टिमटिमाकर बुझ जाती है। वो घबराकर अपना फोन निकालता है, जिसकी मरती हुई बैटरी से एक कमजोर सी फ्लैशलाइट जलती है। जैसे ही वो रोशनी पेड़ की निचली टहनियों पर पड़ती है, वो वहीं जम जाता है। एक लड़का चटिया पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, जिसकी त्वचा एकदम सफेद है और आंखें पूरी तरह से काली हैं, जिनमें कोई जान नहीं है। और उसके ठीक नीचे एक लड़की मटिया पुरानी कांच की चूड़ियों से खेल रही है। डर के मारे रमेश सुन्न पड़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, छटिया नीचे कूदता है, उसका कीमती लैपटॉप बैग, जिसको वो बक्सा कह रहा था, उसे छीनता है और मटिया की तरफ फेंक देता है। एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के साथ वो दोनों घने गन्ने के खेतों में गायब हो जाते हैं और रमेश उस भयानक अंधेरे में अकेला रह जाता है। तो आखिर कौन है ये बच्चे और वो 50 सालों से किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी भयानक घटना की ओर जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1970। एक भयानक बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। हम एक जवान रामू काका को देखते हैं, जो बेबस होकर देख रहे हैं जबकि गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उस दिन चिटिया और मटिया उसी पीपल के पेड़ के पास खेल रहे थे जब बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा। वो दोनों पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से चिपक गए, अपनी मां को पुकारते रहे, लेकिन पानी सब कुछ बहा ले गया। और यही है उनके कभी न खत्म होने वाले इंतजार की दिल दहला देने वाली वजह। वो कोई बुरी आत्माएं नहीं हैं, वो बस खोए हुए बच्चे हैं जो समय के एक चक्र में फंस गए हैं। एक ऐसे वादे का इंतजार कर रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सका, एक ऐसी मां का इंतजार जो कभी वापस नहीं आई।
चलिए वापस आज की रात में आते हैं। रमेश हताश है। अपने जरूरी काम को बचाने की धुन में वो बच्चों का पीछा करते हुए गन्ने के खेतों में घुस जाता है। लेकिन वहां उसे जो मिलता है वो सब कुछ बदल देता है। उसका डर धीरे धीरे पिघलकर किसी और एहसास में बदलने लगता है। वो उन्हें एक पुराने शिव मंदिर के खंडरों में पाता है। लेकिन उन्होंने उसका लैपटॉप तोड़ा नहीं है, बल्कि वो तो उसकी चमकती स्क्रीन को देखकर हैरान है। उनके लिए वो एक जादुई खिलौने जैसा है, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मटिया एक बटन दबाती है और प्रेजेंटेशन की स्लाइड बदल जाती है। वो राक्षस नहीं है, वो तो बस जिज्ञासु बच्चे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है। रमेश उनकी मासूमियत देखकर अपनी जेब से बिस्कुट का एक पैकेट निकालकर उन्हें देता है। बच्चे झिझकते हुए उन्हें ले लेते हैं और जैसे ही वो उस मीठे का स्वाद चखते हैं, एक चमत्कार होता है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उनकी वो बेजान काली आंखें इंसानी बच्चों की गरम भूरी आंखों में बदल जाती हैं। उस एक लम्हे में वो भूत नहीं, बस दो भूखे बच्चे हैं। रमेश की इस छोटी सी अच्छाई ने जैसे दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया था। लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। अगर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, अगर वो सिर्फ अकेले और जिज्ञासु थे, तो उन्होंने पहली बार में उसका बैग छीना ही क्यों था? इसका जवाब उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें फूटती हैं, बच्चों के चेहरे उदास हो जाते हैं। रात का जादू अब खत्म हो रहा है और उनके जाने के साथ ही उनके असली मकसद का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला खुलासा होता है। जैसे ही वो उसका बैग वापस करते हैं, उनके शरीर सूरज की रोशनी में धुंधलाने लगते हैं। पर जाने से ठीक पहले वो उसे एक आखिरी सलाह देते हैं, एक चेतावनी जो जानी पहचानी लगती है, लेकिन इस बार उसमें सच्ची चिंता है। और इसी चेतावनी में इस पूरी रात का राज छिपा है। उनके गायब होने के बाद रमेश सड़क पर वापस आता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां उसके नक्शे ने उसे सीधे जाने को कहा था, और वहां वो उसे देखता है। वो शॉर्टकट सीधे एक उफनती नदी पर बने टूटे हुए पुल की तरफ जाता था। न कोई चेतावनी का बोर्ड, न कोई रुकावट। अगर वो कल रात उस रास्ते से गाड़ी चलाता तो उसकी मौत पक्की थी। उन्होंने उसे जाल में नहीं फंसाया था, उन्होंने उसे एक जाल से बचाया था। कुछ दिनों बाद रमेश लौटता है, लेकिन इस बार वो डर के साथ नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए आता है। वो पीपल के पेड़ के तने को साफ करता है और वहां प्रसाद चढ़ाता है। बिस्कुट के 2 पैकेट, एक खिलौना कार और लाल कांच की चूड़ियां। उन 2 छोटे संरक्षकों के लिए एक तोहफा जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। और रामू काका, वो बूढ़े आदमी जिन्होंने अपनी चेतावनी से सफर की शुरुआत की थी। कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत मोड़ उन्हीं से जुड़ा है। रमेश दूर से उन्हें अपने ढाबे पर शांति से मुस्कुराते हुए देखता है, और फिर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं। वो भी एक आत्मा थे, एक संरक्षक जो उन बच्चों और भटके हुए मुसाफिरों पर नजर रख रहे थे। जैसे ही रमेश वहां से निकलता है, एक हल्की सी हवा पीपल के पत्तों से होकर गुजरती है, और उस हवा के साथ पायल की एक मीठी सी आवाज आती है, और कुछ और भी, 2 मासूम बच्चों की खिलखिलाहट की गूंज। वो अब फंसे हुए नहीं थे, न ही किसी का इंतजार कर रहे थे। एक अजनबी की दयालुता ने उन्हें मोक्ष दे दिया था। वे आखिरकार सुकून में थे।